99% जो मनी ट्रांसफर का बिजनेस करते हैं वो गलत तरीके से मनी ट्रांसफर करते हैं। जब तक उन्हें पता चलता है तब तक इनकम टैक्स का नोटिस उनके घर पे आ चुका होता है। तो यदि आप भी मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, जब मनी ट्रांसफर करने का काम ऑलरेडी करते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मनी ट्रांसफर आपने कैसे करनी है, सही तरीका कौन सा है और गलत तरीका कौन सा है, और मनी ट्रांसफर करने के लिए कौन सा पोर्टल अच्छा है, मनी ट्रांसफर करने पर आपको कितना कमीशन मिलेगा, आईडी आप कैसे ले पाएंगे। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो गाइज, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं प्ले टेक विद नीरज। कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाला था अपने यूट्यूब चैनल पर जिसमें मैंने आपको बताया था कि मनी ट्रांसफर कैसे करते हैं, सही तरीका कौन सा है, पोर्टल कौन सा बेस्ट है। आपने उस वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और अभी 2026 आ गया है। 2026 में मनी ट्रांसफर के कुछ नियम चेंज हो चुके हैं और गलत तरीके से यदि आप मनी ट्रांसफर करते हैं उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलो चलते। तो गाइज, मनी ट्रांसफर बिजनेस आखिर होता क्या है? तो गाइज, यदि आपके एरियाज में बैंक नहीं है, आप रूरल एरिया में रहते हैं, यहाँ पर बैंक में कैश डिपॉजिट करवाने की बहुत दिक्कत है, तो आप मनी ट्रांसफर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मनी ट्रांसफर का बिजनेस स्टार्ट करके आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि मनी ट्रांसफर में आपको अच्छा कमीशन मिल जाता है कंपनी की तरफ से भी, और आप कस्टमर से भी एक्स्ट्रा चार्जेस थोड़े बहुत ले सकते हैं। और आगे हम आपको बताएंगे कि मनी ट्रांसफर करने के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो भाई, सबसे पहले तो आपका एक आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, और आपके पास एक अच्छा सा फोन होना चाहिए, या आपके पास लैपटॉप होना चाहिए जिसके माध्यम से आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। और आपको एक फिंगरप्रिंट डिवाइस भी लेना पड़ेगा कि कस्टमर आपके पास आएगा, बोलेगा कि ये लो मेरा आधार कार्ड और इस बैंक अकाउंट से मेरा पैसा निकाल दो। तो आप कैसे निकालोगे? फिंगरप्रिंट लगा के आप एपीएस ट्रांजैक्शन करेंगे। तो गाइज, आपके पास एक फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए, वो मैंडेटरी है। और आप कस्टमर का मनी ट्रांसफर करेंगे, आपके पास एक करंट अकाउंट होना चाहिए। सेविंग अकाउंट से यदि आप मनी ट्रांसफर करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। लास्ट में जो बहुत ही जरूरी चीज रह जाती है, आपके पास कैश होना चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में भी पैसा होना चाहिए, और आपके पास और वैसे भी कैश पड़ा रहना चाहिए। क्योंकि जब भी आपके पास कस्टमर आएगा, जहाँ तो बोलेगा वो आपको कैश देगा कि मेरे खाते में पैसा डाल दीजिए, जहाँ वो आपके पास आधार कार्ड लेकर आएगा कि मेरे खाते से पैसा निकाल दीजिए। तो गाइस, दोनों सिचुएशन में आपके पास बैंक में भी पैसा होना चाहिए और आपके पास वैसे भी कैश पड़ा रहना चाहिए। मोस्टली मनी ट्रांसफर का बिजनेस सभी शॉपकीपर कर रहे हैं। जो मोबाइल शॉपकीपर होते हैं वो भी मनी ट्रांसफर का काम करते हैं। डेली का यदि आप 30 से 50 हजार रुपए तक आप मनी ट्रांसफर कर देते हैं तो आपको अच्छा कमीशन कंपनी की तरफ से भी मिल जाता है, और आप कस्टमर से भी आप एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 99% मनी ट्रांसफर गलत तरीके से होती है। मैं आपको बता दूं कैसे। तो इसका पॉइंट है नो कैश फॉर यूपीआई। कई बार ऐसा होता है कि आपकी दुकान पर कस्टमर आता है, वो आपको बोलता है कि मैं आपको यूपीआई कर देता हूं, आप मुझे कैश दे दीजिए। तो भाई, वो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से जो आप अपनी यूपीआई ट्रांजेक्शन बैंक में ले रहे हैं उसे आपकी इनकम कंसिडर कर लिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर हैं जो अपने बैंक अकाउंट में यूपीआई लेकर उसके बदले में कैश दे देते हैं और कस्टमर से 1-2% एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेते हैं। थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो तो चल जाती है। यदि आप ज्यादा ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो आपको बाद में इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ती है। उसमें यहाँ पर आपको वो 4 से 5% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर हैं जिन्होंने अपना करंट अकाउंट भी ओपन नहीं किया, सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवाते हैं, और कोई भी आता है कस्टमर बोलता है कि मुझे मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डाल दीजिए, वो अपने सेविंग अकाउंट से ही उसके बैंक अकाउंट में पैसा डाल देते हैं और बदले में 1-2% एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेते हैं। ऐसे तरीके से आपने मनी ट्रांसफर कभी भी नहीं करना। थोड़ी बहुत यूपीआई आप कर लेते हैं, जैसे अपने फैमिली मेंबर को पैसा भेजना है, जब आपने किसी फ्रेंड सर्कल में पैसा भेजना है, वो आप सेविंग अकाउंट से कर सकते हैं। और यदि आप मनी ट्रांसफर का बिजनेस करते हैं तो आपको मनी ट्रांसफर करने के लिए करंट अकाउंट में ही मनी ट्रांसफर करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पोर्टल से माध्यम से आप मनी ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो गाइस, बहुत सारे पोर्टल हैं। सबसे पहले तो आपको पोर्टल सेलेक्ट करना है कि किस पोर्टल के माध्यम से आप मनी ट्रांसफर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है, आप फिनो पेमेंट बैंक का पोर्टल ले सकते हैं, और यदि आप एक सीएससी वैली हैं तो आप किसी भी बैंक की सीएसपी ले सकते हैं। और थर्ड नंबर पर यदि आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक का पोर्टल लेते हैं, बहुत भी अच्छा है, मेरे पास ऑलरेडी एयरटेल पेमेंट्स बैंक का पोर्टल है। आप पेटीएम का पोर्टल ले सकते हैं, पे नियर बाई कंपनी आती है, उसका भी पोर्टल बहुत अच्छा है। इन सभी पोर्टल से आप किसी भी कस्टमर का मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं आधार कार्ड के माध्यम से, जिसे हम एपीएस कहते हैं, और आप किसी का भी कैश इंक्वायरी कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर
सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आप किसी का फास्टैग अप्लाई कर सकते हैं, D2H रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं और आप किसी का बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। इन सभी पोर्टल में से आप ये सभी काम कर सकते हैं। वो आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन-सा पोर्टल बेस्ट रहेगा। तो मैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक यूज़ करता हूँ। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर आप किसी का भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी हम डिफरेंस समझते हैं। यदि आप पोर्टल के माध्यम से मनी ट्रांसफर करते हैं, आपके पास कोई कस्टमर आया, उसने बोला कि मेरे 10,000 रुपीज़ मेरे अकाउंट में डिपॉज़िट कर दीजिए। आपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के पोर्टल के माध्यम से आपने मनी ट्रांसफर किया, तो गाइज़ यहाँ पर 10,000 के ऊपर 55 रुपीज़ तो कंपनी चार्जेस ले लेगी। आपने कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं? आपने 10,000 के ऊपर आपने 100 एक्स्ट्रा लेने हैं। 15 रुपीज़ तो कंपनी काट लेगी, 45 रुपीज़ आपको कमीशन मिलेगा 10,000 रुपीज़ ट्रांजैक्शन करने पर। और यदि कोई शॉपकीपर गलत तरीके से मनी ट्रांसफर करता है, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे के माध्यम से वो किसी भी कस्टमर का 10,000 रुपीज़ डिपॉज़िट कर देता है, वो कस्टमर से तो 10,000 के ऊपर 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले लेगा और उसके बैंक अकाउंट से कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ? 10,000 रुपीज़। और पोर्टल के अंदर उसे मनी ट्रांसफर करने पर 10,000 के ऊपर 55 रुपीज़ उसे कंपनी को देने पड़े। वो अपने बैंक अकाउंट से कर देता गूगल पे, फ़ोन पे के माध्यम से, तो उसे 100 का 100 ही प्रॉफ़िट हो जाता। तो गाइज़ इस केस में देखा जाए तो यदि आप ज़्यादा मनी ट्रांसफर गूगल पे, फ़ोन पे के माध्यम से कर देते हैं यूपीआई करके, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अभी तो आप 100 रुपीज़ आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, यदि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ गया तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा इनकम टैक्स को देना पड़ेगा। ये जितना भी आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है, वो आपकी इनकम कंसीडर कर ली जाएगी। तो मनी ट्रांसफ़र करने के लिए आपको पोर्टल ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पोर्टल के अंदर जब आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं, सबसे पहले तो आपके पास जो कस्टमर आया उसका आपको मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ता है, उसके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है और एक मोबाइल नंबर से 25,000 रुपीज़ ही आप 1 मंथ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कस्टमर का आपने मोबाइल नंबर डालना है, उस पर ओटीपी आएगा, वेरीफाई होगा कस्टमर, उसके बाद ही आप उसके अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। 10,000 के ऊपर आप 100 रुपीज़ कस्टमर से लेंगे, 55 रुपीज़ तो कंपनी ले लेगी, 45 रुपीज़ आपको कमीशन बचेगा। तो गाइज़ मनी ट्रांसफ़र करने पर ये सभी पोर्टल आपके पैसे काटते हैं और यदि आप कैश विथड्रॉ करते हैं तो आपको इसके बदले आपको कमीशन दिया जाता है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि यदि आप किसी कस्टमर का 1,000 रुपीज़ निकालते हैं तो आपको इतना कमीशन मिलेगा। यदि आप 10,000 रुपीज़ निकालते हैं तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर आपको 8 रुपीज़ कमीशन मिलेगा। आप कस्टमर से तो एक्स्ट्रा चार्जेज़ 1% लेंगे, आपको कंपनी भी कमीशन देगी। यदि आप एपीएस ट्रांज़ैक्शन करते हैं फिंगरप्रिंट के माध्यम से, तो पोर्टल के अंदर आपको कमीशन दिया जाता है और यदि आप पोर्टल के माध्यम से मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके पैसे कटते हैं। और गाइस बहुत सारे शॉपकीपर ऐसा करते हैं, करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं और वो गूगल पे, फ़ोन पे के माध्यम से मनी ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं। तो वही मैं आपको बता दूँ कि यदि आप करंट अकाउंट ओपन करके मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं, तो गाइस साल के एंड में आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। वहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि जितना भी आपने ये ट्रांज़ैक्शन किया है, क्यों किया है। तो गाइस इनकम टैक्स की रिटर्न में यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि ये मैंने बिज़नेस किया है। तो गाइस यदि आप 20 लाख से अबव की ट्रांज़ैक्शन कर देते हैं, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। गाइस कभी भी आपने सीधा अपने करंट अकाउंट ओपन करवा के गूगल पे, फ़ोन पे के माध्यम से मनी ट्रांसफ़र नहीं करनी। मनी ट्रांसफ़र करने के लिए आपको पोर्टल का ही यूज़ करना है, क्योंकि पोर्टल के अंदर आपको कम पैसे बचते हैं, बट आपको बाद में परेशानी नहीं रहती। तो गाइस जैसे मैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक यूज़ करता हूँ, एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि सर एयरटेल पेमेंट्स बैंक का तो कोई ब्रांच नहीं है, तो जो कैश है कैसे हम डिपॉज़िट करते हैं? तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर आप जो डिपॉज़िट करते हैं पोर्टल के अंदर, वो आप गूगल पे के माध्यम से डिपॉज़िट करते हैं, बाद में आप किसी को भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसने बोला कि यदि हम गूगल पे के माध्यम से ही अपने पोर्टल के अंदर पैसे लेंगे, तो हम सीधा कस्टमर को क्यों ना ट्रांसफ़र कर दूँ? ट्रांज़ैक्शन तो होती है। तो मैं आपको बता दूँ कि पोर्टल के अंदर भी आपका सेम आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होता है और भी आपका सेम बैंक अकाउंट रहेगा। तो गाइज़ इनकम टैक्स का रूल है, यदि आप अपने ही बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसे कोई भी यूपीआई ट्रांज़ैक्शन नहीं माना जाएगा। एसबीआई अकाउंट में आप कैश डिपॉज़िट करवा देते हैं और बाद में आप अपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के पोर्टल के अंदर पैसा लेते हैं, उसको कोई भी ट्रांज़ैक्शन नहीं माना जाएगा। बट आपको मैं बता दूँ कि जो आपका बैंक अकाउंट होगा वो आपका सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अपने फादर के नाम पे अकाउंट खुलवा लिया और पोर्टल के अंदर आप पैसा ले रहे हैं, फिर तो वो ट्रांज़ैक्शन हो जाएगी। यदि आप पोर्टल यूज़ करते हैं तो आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है और पोर्टल भी आपने अपने नाम पर लेना है। जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक के पोर्टल के अंदर आपने एपीएस के माध्यम से किसी का 10,000 रुपीज़ निकाला फिंगरप्रिंट के माध्यम से,
तो आपके वो पोर्टल के अंदर पैसा आ गया। आपने सोचा कि मैं अपने बैंक अकाउंट में इसे ले लेता हूँ। आपका एसबीआई का बैंक है, वहाँ पर आपके कोई भी चार्जेस नहीं कटते, अपने अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको कोई भी ट्रांज़ैक्शन नहीं माना जाएगा। तो गाइज़ यदि आप अपने पोर्टल के अंदर अपने बैंक अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, उसे भी कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं माना जाता और बैंक अकाउंट से पोर्टल के अंदर कैश लोड करते हैं, उसे भी कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं माना जाता। तो इसीलिए आपको मनी ट्रांसफ़र बिज़नेस के लिए पोर्टल यूज़ करना चाहिए। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के यदि आप बीसीए एजेंट बनना चाहते हैं, तो इसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं और ये वीडियो देख के आप आसानी से एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बीसीए एजेंट बन सकते हैं। आई होप कि आपको कंप्लीट वीडियो समझ आ चुकी होगी और अभी आपको पता चल गया होगा कि मनी ट्रांसफ़र बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है और यदि आप पहले से मनी ट्रांसफ़र करते हैं, आपको सही तरीका पता चल गया होगा कि मनी ट्रांसफ़र कैसे करनी चाहिए। अन्य प्रकार की आपको सहायता चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और यदि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई मनी ट्रांसफ़र का बिज़नेस करना चाहता है, जहाँ आप ऑलरेडी करता है, उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।